हाँ, आने वाला है। सुभाष भाई से समझो कि हम लोग 1 ईयर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बात की और काफ़ी पैसनेटिंग लगे मुझे। जब फर्स्ट आके इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने मुझे वो किया कि भैया आपसे बात करनी है। फिर हम लोग बात किए, फिर हम लोगों ने एक गाना भी किया, कुर्ती के रंग गुलाबी, बहुत ही प्यारा गाना। अच्छा। कि तोरा कुर्ती के रंग गुलाबी गुलाबी बड़ा निक लगे। इनके साथ हमारा पहला कोलैबोरेशन था, बहुत अच्छा चला। उसके बाद भी 2 से 3 गाने हुए और आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। दोनों भाई मिलके काफ़ी अच्छा प्लान कर रहे हैं और भोजपुरी ऑडियंस को कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा कि मतलब कि कुछ किसी ने कुछ नया किया है, अलग लेवल पर ट्राई किया, तो दोनों भाई मिल के कर रहे हैं। सुभाष ने आप तू हंसी के बोललुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ गइल। तू हंसी के बोललुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ गइल। तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल, ई दीवाना हो गइल। तू हंस के बोललुए जान, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ भोजपुरी गायक अवनीश बाबू को। और जनता के जो जो सवाल हैं वो सब आज अवनीश बाबू से आप लोग पूछना। ये बहुत ही फेमस गायक हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो हेलो अवनीश बाबू, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। तो अवनीश, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? कहाँ से आपको लगा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए? मैम मुझे गाने का शौक तो बचपन से ही था। बचपन से जब छोटे थे तभी से गाते थे। जो भी हम लोग तरफ के जो फोक गाने होते हैं जब आते हैं तो उसको हम लोग गाया करते थे। तो मुझे ये था, आगे चल के मुझे ये लगा कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए। मुझे मन में इंस्पिरेशन था, लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड था, क्योंकि ऐसा था नहीं मेरी फैमिली में कि मतलब कोई सिंगर पहले से रहा हो या फिर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से कोई हो, तो ऐसा माहौल नहीं था। से जब मैं स्कूलिंग किया, फिर मैं कोशिश किया उस टाइम पे कि मैं जाऊँ स्टूडियो में देखूँ कि कैसा होता है। बहुत पसंद था कि कैसे लोग रिकॉर्ड करते हैं, गाने कैसे बनाते हैं। तो उस टाइम नहीं जा पाता था, डर लगता था घर वालों से, क्योंकि वो लोग जानेंगे, वो लोग नहीं चाहते थे मैं ऐसा कुछ करूँ। तो फिर मेरा जब इधर एडमिशन हुआ बीटेक के लिए गाज़ियाबाद में, तो यहाँ लगा कि फैमिली से दूर हूँ, चलते हैं हम घूमते हैं। तो मेरे भाई साहब हैं तो आते थे, अनूप नाम उनके, मेरे छोटे भाई हैं, तो बोलते चलो भैया चलते हैं। तो फिर अलग अलग स्टूडियो में जाना, समझना कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। तो फिर ऐसे करके तो ये कंपनी है एंगल म्यूजिक, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो उनसे बात की, सर हम लोगों को गाना बनाना। तो उन्होंने कहा कि आपने कहीं सीखा है? कहूँ कि नहीं सर, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन सर सीखते हैं ऑनलाइन ही, जो भी है हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बहुत मन से आप पढ़ाई कीजिए। नहीं कहा, हम लोग कहे कि नहीं सर, हम लोग को गाने का शौक, हम लोग गाएंगे। तो कहे ठीक है। तो 1-2 दिन बाद वो बुलाए। फिर उसके बाद से जो एक स्टूडियो था वहाँ भेजे उन्होंने, कि हम लोग वहाँ गए। फिर एक गाने का वहाँ पे डमी हुआ। तो फिर कहा ये गाना ऐसे है। फिर तो उस समय वो टाइम चल रहा था नोटबंदी वाला। तो उन्होंने, वो बहुत अच्छे हैं सर, वो रमेश सर उनका नाम, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हम लोग काम करवाया। और फिर वहाँ से वो पहला गाना है, उसके बाद से मतलब फिर आप शुरू हो गए। तो क्या आपके जैसे फैमिली का मैंने सुना है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई को ज़्यादा जोर देते हैं, और तो आपने भी काफ़ी अच्छी स्टडी करी, जैसे बीटेक वगैरह करी। तो क्या घर वालों ने अलाउड किया कि आप इस लाइन में जाएं? नहीं, घर वाले तो आज की डेट में बोलते हैं चलो एमटेक हो गया, पीएचडी कर लो। तो फिर आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए, बहुत फेमस गाने दिए, जैसे तू हंस के, नीली नीली आँखें और काला काला काजल। तो जब आपकी फेस वैल्यू उनमें नहीं बनी तो आपको कैसा फील हुआ? मैम मेरी शुरू से ये कोशिश रही, क्योंकि मैं मेरे वीडियो में ना आने का वजह यही था कि फैमिली हमारी ना जाने। हम लोग गाने करते थे तो किसी को बताते नहीं थे कि हम गाने कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली को पता चल जाएगा कि लड़का बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, पैसा हम लोग इधर लगा रहे हैं तो गाने गा रहा है, हमारे पैसे डुबा रहा है। तो ये सोच के साथ हम लोग नहीं बताते थे। और गाने भी उस टाइम हम लोग कम बनाते थे, कि हमको लगता था कि हम लोग उतने प्रिपेयर नहीं हैं कि उस तरीके से अभी गा नहीं पा रहे हैं या कुछ कमियां हैं। तो ये गाने बनाते थे, फिर जो कमियां होती थी उसको दूर करने के लिए बाकी टाइम रियाज चलता रहता था मेरा साइलेंटली, मतलब किसी को पता ना रहे। चलो, कोई एक ऐसा सवाल है जो शायद जनता भी
जानना चाहती होगी, क्या आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड रही है आपकी? मतलब ये सवाल तो जनता, पूरी जनता जानना चाहती होगी। सबका कहीं ना कहीं होता है, मैं क्या ही कहूँ, तो एक का नाम लेंगे बाकी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तो लिस्ट ज़्यादा लंबी रही। तो अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जनता शायद ये भी जानना हाँ चाहती भाई, होगी। मैं यूपी से हूँ, देवरिया उत्तर प्रदेश से। हमारी फैमिली गोरखपुर में रहती है। तो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई मतलब गांव के बाद, क्लास 8 के बाद 9, 10, 11, 12 यहाँ हमारी हुई। और फिर मैंने एमटेक भी वहीं से किया, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से। तो आपको आपने इतने अच्छे गाने दिए, क्या आपको लगता है कि भाई इंडस्ट्री ने आपको अवार्ड के लिए नहीं बुलाया, तो आपको कैसा फील हुआ? अवार्ड का इतना तो नहीं सोचते, लेकिन ये है कि जो जनता का प्यार है, जो लोगों ने हमारे ऊपर बरसा है, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी। सीरियसली बता रहे, जब हम लोग सोचे कि गाने करने हैं तो हम लोग सोचे अच्छे अच्छे गाने बना देते हैं। तो एक होता ना, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं, गाने फ्लॉप ही जा रहे हैं। अच्छा। और जो आसपास के लोगों का रिस्पांस है, उनका एक भाई पढ़ाई लिखाई कर ही रहा है, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसमें ध्यान दे, ये सब क्यों अपना कर रहा है। तो हम लोगों को तो लगता था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, हो सकता है कोई कमी है। चाहे जो सिंगर बन चुके वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, उनके बहुत ईश्वरी ये कृपा होती है, तो मुझे ये लगता था कि वो ही बन सकते हैं, बहुत बहुत जिनका लक होता जिन है पर ऐसा। माँ सरस्वती की कृपा अच्छे से काफ़ी होती फ्लॉप है। हो चुके, जो गाने बनाते पिट जाते थे। तो हम लोग सोचे कि अब कुछ अच्छे गाने बना देते हैं, ये सोच के कि हम लोग नया शुरुआत करते हैं और समाज के हिसाब से अच्छे गाने बनाएंगे। तो जो कोई कल के डेट में कोई अच्छा आता है, भोजपुरी में अच्छा करना चाहता है, तो हो सके कि हम लोगों को सुने, हम लोगों से इंस्पायर हो, वो अच्छा कर दे। लेकिन ब्लेसिंग रही लोगों की, गाना को इतना बड़ा बना दिया, हम सोचे ही नहीं थे कि इतना बड़ा आपका होगा। गाना काफ़ी अच्छा गया। फनी मोमेंट तो मैम बहुत सारे हैं लाइफ में, इंसिडेंट में, मतलब जब हम, लेकिन एक चीज़ें है कि कैसे दोस्तों के साथ हम लोग जैसे हॉस्टल लाइफ में रहा करते थे, कैसे सिली सिली चीज़ें किया करते थे। अब सोचते हैं कि मतलब क्या ही हम लोग उस टाइम पे किया करते थे, क्या ही हम लोग का माइंडसेट हुआ करता था। तो तो मतलब वो चीज़ें हॉस्टल लाइफ आपको याद हाँ आती हाँ है याद आपको? आता है, मिस भी करते हैं और हंसते भी हैं कभी अकेले में रहते हैं तो। आप जैसे सिंगर बने और आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, तो आपकी माँ क्या सोचती थी इस बारे में? नहीं, माँ का मेरा शुरू से सपोर्ट था। अच्छा। उनका ये था कि उनका, और वो प्राउड भी इस चीज़ को लेके फील करती हैं। जो हम लोगों ने पहला गाने बनाने के लिए पैसा लिया था, तो माँ से ही लिया था, वो दी थी मुझे, हम अच्छा, लोगों वो को आपको कि हाँ देती जो थी। कि लो इतना है, तुम्हें करना है तो जाओ, जो कर सकते हो करो, मेरे पास तो इतना है। तो हम लोग आए थे। तो आपको एक बात बताती हूँ मैं, शायद लोग ये जानना चाह रहे होंगे, जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मैंने सुना है कि आपका 4 लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा चल भी रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि सब अलग अलग हो गए? मैम जब हम लोग शुरू में स्टार्टअप किए थे, तो उस टाइम तो हम अकेले ही कर रहे थे। फिर एक टाइम पे लगा कि हम लोग वीडियो करते हैं, और ये राज भाई, खुशी राज, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सत्येंद्र जी, हमारे राइटर हैं साईं प्रकाश जी। तो ये हम लोग का कि ये ग्रुप बना। ग्रुप बनाने के बाद, क्योंकि वो हर आदमी अपने में बेस्ट था। वो एक्टर बेस्ट थे, मान लीजिए हम सिंगर हो गए, राइटर अपने राइटिंग में बेस्ट था, म्यूजिक डायरेक्टर लाजवाब, एकदम नई सोच थी। हाँ वो जी। कुछ नया करने आए थे भोजपुरी में, वेस्टर्न टाइप से कर रहे थे, भोजपुरी अलग डायरेक्शन में जा रही थी। उनके बाद आने से वो चीज़ें चेंज हो रही थी। तो ये एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन गया था। तो फिर ये टूटा कैसे? टूटा कैसे? सक्सेस आने के बाद, मान लीजिए कि सक्सेस आया, गाने चलने लगे, बैक टू बैक गाने चलने लगे, तो होता है कि इंडस्ट्री के लोगों का इन्फ्लुएंस उनको प्रभावित करना कि हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, या फिर पैसे को लेके ऐसे करना। राज भाई का जो मेरे साथ जो हुआ कि मान लीजिए कि हम चाहते थे सबके साथ काम किया जाए। उनका ये था कि जो गाने आए थे उनके चैनल पे आए थे, तो उनको लग रहा था कि नहीं, किसी और के साथ नहीं, हम लोग अपना ही बस करें। तो वो चीज़ें हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं था। मतलब ग्रीडी हुआ, थोड़ा लालची। हाँ, थोड़ा लालची, क्योंकि खुल के सबके साथ काम नहीं करेंगे, सबके साथ खड़े नहीं होंगे, तो कैसे लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। और फिर वो चीज़ें थी, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें थी कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, उन चीज़ों में वो फेल हो गए। और तो फिर वो चीज़ें वहाँ ब्रेक हुई। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, फिर हम लोग अपना जीरो से स्टार्ट किए। भाई मेरे कहे नहीं भैया जीरो से स्टार्ट किया जाए। फिर हम लोगों ने किया, टाइम लगा, फिर उस चीज़ को दोबारा से रीगेन किया और कंटिन्यू और आगे कर ही रहे। तो आपको मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। लोगों का
जितना इज्जत इतना सम्मान दिए तो ठीक ही है। बाकी इंडस्ट्री के लोग कैसे हैं, वो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हर जगह हैं। तो कहीं खट्टा अनुभव रहा तो कहीं मीठा भी रहा। काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट भी किया, आज भी करते हैं, जिनकी बदौलत इंडस्ट्री में हम टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो आज जब आप अपने गाने बना रहे हो तो किन के साथ अब आपका बॉन्ड बना हुआ है? और जो अपनी कोर टीम है वो तो है, सत्येंद्र जी अभी है, उनके साथ कंटिन्यू है। जो हमारे राइटर हैं साईं प्रकाश जी, और भी लोग हैं जो मेरा टफ टाइम रहा है। मान लीजिए एक म्यूजिक डायरेक्टर विक्की बॉक्स जी, एक हैं चमन सिंह जी, एक टाइम था कि प्रियांशु सिंह हैं जो बहुत ही मतलब भोजपुरी के प्रोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अच्छा उनका नाम है। उन लोगों ने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है और करते हैं लोग। तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा? कुछ बुरा भी है। तो आपको लगता है सत्येंद्र जी के साथ आपका लंबा चलेगा? चलेगा, वाइब मैच करती है, हम लोग एक साथ शुरुआत किए हैं। अच्छा, तो अच्छा है। जब आपको लगा कि आपके इतने अच्छे दोस्त हैं और आपको छोड़ रहे हैं, कैसा फील हुआ आपको? फील छोड़ना नहीं होता है, जैसे काम को अलग अलग तरीके से, जैसे किसी चीज़ को अपोज करना है तो हर चीज़ का अलग तरीका, कि ये कहना ही नहीं होता कि मैं आपके साथ नहीं कंफर्टेबल हूँ। ये जताना, काम को डिले करना, ये सब चीज़ें करना, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें अच्छी तो नहीं लगेंगी। लेकिन फिर भी आज बॉन्डिंग अच्छा है, हम लोग दोबारा से काम कर रहे हैं और होपफुल हैं कि आगे चल के कुछ अच्छा हम लोग रिजल्ट देंगे जैसे पहले हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि बहुत से लोग आपसे भी पूछना चाहते होंगे कि आप शादी कब कर रहे हैं? शादी मैं बीच बीच में थोड़े खट्टे मीठे सवाल पूछना जरूरी है, घर वाले नहीं देख तो रहे कुछ हैं। पिछली यादों को लेकर आप सीरियस ना हो जाए। घर फैमिली वाले देख रहे हैं, जहाँ होगा मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। अच्छा, तो आप परिवार की मर्जी से ही करेंगे? हाँ, लव मैरिज वाला कोई सीन ही नहीं है, लव हुआ नहीं तो लव मैरिज कैसे? अच्छा, आपको लव ही नहीं हुआ? हाँ। भाई बहुत सारी लड़कियां भी इनको देख रही होगी, भोजपुरी सिंगर है, गाने बनाते हैं भाई। देखो वो कह रहे हैं उन्हें लव एक्सपीरियंस नहीं हुआ। भाई लड़कियों, लव एक्सपीरियंस कराओ इन्हें। तो अब मैं आपसे और ये पूछना चाहूंगी कि जो आप इंडस्ट्री में मतलब गए तो वहाँ वल्गैरिटी कैसी थी? क्या वहाँ पे लोग आज भी ग्रुपिंग करते हैं? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री भी ऐसी है जो ग्रुपिंग करती है? मैम बहुत ज़्यादा लॉबी है, एकदम डिसाइडेड है। अच्छा। एकदम ग्रुप बना हुआ है कि आप जैसे दो ग्रुप है, एक ग्रुप में आप शामिल हो, दूसरे ग्रुप वाला आपका काम नहीं देगा। अच्छा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हैं। और एक इसमें एक्सप्लॉयटेशन हर आर्टिस्ट का होता है। उसको लगता है कि इनके खिलाफ हम कुछ बोल दिए तो ये मुझे काम नहीं देंगे, और कितना स्ट्रगल करके वो इंडस्ट्री में आया। आप भी जानते हो आर्टिस्ट को फैमिली से कितना फोर्स होना पड़ता है, कितना प्रेशर रहता है। उसके बाद एक आर्टिस्ट आता है कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और उसको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ता है, तभी तो रह पाएगा, कहीं टिक पाएगा, लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो लोग ग्रुपिंग को झेलते हैं, काम करते हैं। और कास्टिंग काउच कैसा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? कास्टिंग काउच तो मैम हर इंडस्ट्री में है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है। काफ़ी सारी लड़कियां इस चीज़ को आरोप लगाती हैं, हम लोग सुनते भी हैं, कई जगह हम लोग देखते भी हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जितना बेटर हो, जो आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, अपने आप को बदलें, इससे इंडस्ट्री की बदनामी होती है। लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगा किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग 5 साल 6 साल 7 साल स्ट्रगल करके एक सक्सेस पाते हैं, फिर डाउनफॉल आता है, फिर उठते हैं, गिरते हैं। तो उनको भी स्टेप बाय स्टेप भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। आपके साथ बड़े आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे हैं तो छोटे आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट ही होते हैं, वो भी एक दिन चल के बड़े होंगे। हो सकता है वो आर्टिस्ट ना आगे जाए, उसमें आपका काम लोगों को पसंद आए, आपको लोग बुलाएंगे। तो जब आप काम के नाम से आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपका कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और आपको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। और आपके जो ऐसे कौन से इष्ट है जिसकी आप पूजा ज़्यादा करते हो? जिसकी आप पूजा ज़्यादा करते हो, ऐसे कौन से इष्ट हैं आपके? भगवान कौन से आप? शिव को, भगवान शिव। भगवान शिव की आप पूजा ज़्यादा करते हो? हाँ। अच्छा, तो एक और मेरा बहुत अच्छा सवाल ये आपसे कि आप जब इंडस्ट्री में गए, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने बहुत अच्छे अच्छे फेमस गाने दिए, पर आपकी उन बीच इंडस्ट्री के किसी एक्टर जैसे केसारी लाल जी से, इनसे मुलाकात हुई?
मैं मेरा ये सीन रहा कि जैसे नहीं होता ज़िंदगी में, हम मतलब कुछ मांगे नहीं किसी से, जो हुआ नहीं होता गो विथ फ्लो, वो होता गया। तो मतलब मैं मेहनत करता रहा, मुझे ये नहीं था कि यहाँ जाऊँ इनसे सक्सेस मांग लूँ। चाहे मंदिर में मैं जाता था कि नहीं हाथ जोड़ के भगवान मुझे ये दे दो वो कर दो। इंडस्ट्री में सबसे मिला हूँ, उनसे ही मिला हूँ कि जैसे नहीं होता कि कहीं वो मिल गए मुझे। मैं पर्सनली घर से नहीं लिख रहा कि जिनसे मिलने जाना है ये करना है, तो बाकी सब लोगों से मिला है। इन लोगों से वैसा संयोग नहीं बना है। बाकी लोग जैसे कहीं स्टूडियो पे मिल गए, कहीं शूट पे मिल गए, 3 लोगों से ऐसा संयोग नहीं बना है। होपफुल है कि आगे जरूरी। मुश्किलों का सामना सबसे पहले तो फाइनेंशियली मुझे सामना करना पड़ा। दूसरा फैमिली से डर था, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि म्यूजिक को सपोर्ट करें, ऐसा करें कि घर में कोई आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग उस टाइम पे कर रहा था। तो जो भी चीज़ें, तो इन चीज़ों को अरेंज करना पैसे को लेके कि कैसे हो, जो पॉकेट मनी आती थी, जो हमारे भाई लोग हैं तो आपस में कंट्रीब्यूट करते थे, तो मम्मी कभी सपोर्ट कर देती थी इस तरीके से काम करके और चीज़ें अरेंज करते थे। फिर एक गाना बनाते थे स्टूडियो जाके, फिर उसको पब्लिश करवाते थे। तो ऐसा आपके जीवन का ना टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जिस पर आपको लगे यार अब मैं और करूं या ना करूं, तो आप सोच में पड़ गए? करने के बाद मतलब 1 साल तक के चीज़ें करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, गाने आ रहे हैं। एक तो होता है कुछ चले फ्लॉप हो जाना, वो डिजास्टर हो जा रहे थे, मतलब चलते ही नहीं थे। फिर लोगों के सवाल कि ये चीज़ें नहीं, हाँ नए हैं तो कुछ कमियां भी रहती हैं, तो कमियों को लोगों को सवाल करना या फिर नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं है, ये फील आता था। फिर एक टाइम के बाद एक गाना था तो वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो वो बहुत कमर्शियली हिट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे मेरे अंदर उसने कॉन्फिडेंस भरा कि भाई आप ऐसे करोगे तो जैसे इतना हुआ है और थोड़ा मेहनत करोगे तो और अच्छा होगा। तो फिर हम मतलब मैं जब एमटेक कर रहा था तो उस समय लॉकडाउन का टाइम था, तो पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ा टाइम मिला मुझे। फिर फोकस हो गया और हम लोग अब सब लोग बचे हुए थे, बाकी घर ही में रहते थे, तो म्यूजिक का रियाज उगाज करना और चीज़ें करना। उसी बीच में मुझे ये गाना मिल गया। अच्छा। जो हमारे राइटर है साईं प्रकाश जी, तो उन्होंने एक दिन कॉल किया कि भैया मैंने ऐसा गाना लिखा है, 2 लाइन उन्होंने सुनाया जो हमारा गाना तू हंस के बोल लुए जान, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा कि अब किसी को आप मत सुनाइएगा, ये गाना आप रखिएगा, इस गाने को हम लोग कर रहे हैं। फिर म्यूजिक डायरेक्टर सत्येंद्र जी, उनसे संपर्क किया गया, उनको दिया गया, फिर वो गाना बना उसी लॉकडाउन पीरियड में। आप इमेजिन करो कि हम लोग गांव के स्टूडियो में उस गाने को रिकॉर्ड किए थे, वहाँ रिकॉर्ड किए, बीजे रिकॉर्डिंग करके वो है स्टूडियो, गांव के ही भैया हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हमने उस गाने को रिकॉर्ड किया। मुझे ये था कि मतलब कि वो इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था फेलियर की वजह से कि चीज़ें अब मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, चीज़ें उल्टा हो रही हैं। तो उन चीज़ों को लेकर तो मैं गाना गा चुका था, मैं इतना प्रैक्टिस किया था कि 1 टेक, आप नहीं बिलीव करोगे, 1 टेक वो गाना मैं गाया था। अच्छा। हाँ, 5 मिनट का गाना है, समझो कि 5 मिनट में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा। उस गाने में एक जगह मिस्टेक भी है, लेकिन हमने कहा जो है 1 टेक में। फिर हमने भेज दिया म्यूजिक डायरेक्टर को, तो मुझे मैं उनसे पूछता रहा कहीं भाई कमी हो तो मैं दोबारा गाऊं, क्योंकि गाना मुझे पसंद था। तो आपने वो 1 टेक में ही दे दिया। चलो आज ना मैं आपसे एक फ़नी सवाल भी करूँगी। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप हो, तो आपने वहाँ गाने गाए इतने अच्छे, तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा चुगलखोर कौन है? क्योंकि ना हर जगह ना चुगलखोर जरूर होते हैं, जो बात इधर से उधर की इतनी फास्ट तरीके से पहुँचाते हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते। होते हैं, मैं किसी का नाम लूँगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं ये करता हूँ। मुझे ये है कि आपको दिक्कत है, कोई बुराई करें तो मुंह पे कर दो कि 1 पर्सन है, वहीं तक वो बात लगी। जो बड़ाई हो पीठ पीछे करनी चाहिए, जो पीछे से लोग सुनते हैं कि आपके बारे में वो अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी खुशी एक अलग होती है। मैंने सुना है कि अब आगे आपका ना सुभाष के साथ भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। हाँ, आने वाला है। सुभाष भाई से समझो कि हम लोग 1 ईयर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बात की और काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मुझे जब फर्स्ट आके इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने मुझे वो किया कि भैया आपसे बात करनी है। फिर हम लोग बात किए, फिर हम लोगों ने एक गाना भी किया, कुर्ती के रंग गुलाबी, बहुत ही प्यारा गाना। अच्छा। कि तोरा कुर्ती के रंग गुलाबी गुलाबी बड़ा निक लगे। इनके साथ हमारा पहला कोलैबोरेशन था, बहुत अच्छा चला। उसके बाद भी 2 से और 3 गाने हुए और आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। दोनों भाई मिलके काफ़ी अच्छा प्लान कर रहे हैं और
भोजपुरी ऑडियंस को कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा कि मतलब कि कुछ किसी ने कुछ नया किया है, अलग लेवल पर ट्राई किया, तो दोनों भाई मिल के कर रहे हैं। मतलब सुभाष ने आपसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और फिर आपसे मिले। तो आप क्या, मैंने देखा है कि आजकल ना लड़के बहुत ज़्यादा ना साथ में लड़कियों को लेते हैं, कपल गोल बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक मतलब अगर आप कपल गोल ना करें और दो लड़के भी अगर कुछ चलाना चाहे तो वो चल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। लड़के भी, लड़के हो, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। कोलैबोरेशन किसी के साथ आप कीजिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, सक्सेस तो मिलती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो महिलाएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो, वो कैसी कलाकार हैं और कौन आपकी सबसे फेवरेट है? फेवरेट तो कई सारे हैं, सबके मैं नाम ले लूँगा। अभी तो फिलहाल में मान लीजिए शिल्पी राज जी हैं, बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। खुशी कक्कर जी हैं, अभी एक नई लड़की वो कर रही हैं, करिश्मा कक्कर जी, खुशबू तिवारी केटी जी, वो रैप भी करती हैं। मैं तो उनके रैप का खुद ही फ़ैन हूँ। तो अलग अलग चीज़ों में लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे बहुत ही पैसनेटिंग है। और आप एक चीज़ मैंने देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री का कि लड़कियों ने बहुत लीड किया भोजपुरी इंडस्ट्री को। जब पुराने टाइम में जाएंगे तो कल्पना जी थी, उनके पहले शारदा सिन्हा जी थी, आज की डेट में शिल्पी जी हैं, और भी सिंगर हैं। तो अच्छा एटमॉस्फेयर रहा है फीमेल सिंगर के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आपने आज तक किन किन को आर्टिस्ट के साथ काम किया और कौन सा को आर्टिस्ट आपका अच्छा फेवरेट रहा, मतलब जिसके साथ आप फिर काम करना चाहेंगे लाइफ टाइम? काम तो जो अभी लोग चल रहे हैं उनके साथ लगभग काम हमने किया है। खुशी कक्कर, करिश्मा कक्कर जी हैं, सृष्टि भारती जी हैं, उनके साथ भी गाना आने वाला है। सुना है मैंने सृष्टि भारती जी का नाम। मेरे सबसे फेवरेट आप कहेंगे तो शिल्पी राज जी, जिनके साथ मेरा वो गाना है नीली नीली अखियाँ से। अच्छा, नीली नीली अखियाँ। और उनका बहुत ही मुझे सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम लोग सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हमारा भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, वो भी देवरिया से ही है। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री में कोई चीज़, तो वो मुझे गाइड भी करती हैं, बताती हैं, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों के साथ उनका कोलैबोरेशन है। सबके साथ जितने भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं काम करती हैं। मुझे लगता है कि 80% जो डुएट गाने होती हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो ही गाती हैं। अच्छा। तो उनको काफ़ी अनुभव भी है, तो बताती हैं, अच्छा लगता है। आपका जो फेवरेट गाना है हंस हंस के, तू हंस के बोलू, आप उसको थोड़ा सा गा के दिखाइए ना, जनता देखना चाहती है। तू हंस के बोललू ए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। तू हंस के बोललू ए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल, ई दीवाना हो गइल। तू हंस के बोललू ए जान, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। जो बहुत से लोग कहते हैं कि आप ना स्टेज शो कम करते हो, तो उसका क्या कारण है आपका? मैम स्टेज शो जैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अलग रहा। ज़्यादातर मेरी लाइफ हॉस्टल में कटी है, या फिर वैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उन लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो भोजपुरी का जो स्टेज शो का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे, वो जो वहाँ जो डांसर हैं उनको टीच करना, उनके बारे में अपशब्द बोलना, वल्गैरिटी तरीके से वो चीज़ें करना, तो मैं कुछ जगहों पे मैं गया हूँ, तो वो एटमॉस्फेयर मुझे मतलब सफोकेशन फील कराता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। कि मतलब कि वो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जो डांसर है वो खुद शर्मा जाती है कि लोग क्यों बोल रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए तो फिर नहीं करते हैं। मतलब ये है कि जो मुझे जेन्युइन लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छा प्रोग्राम है, तो वहाँ मैं जाता हूँ। रिसेंटली अभी हमारे ये गोरखपुर के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट लगता है महाराजगंज, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा शो किया था, बहुत ही प्यारी ऑडियंस थी, काफ़ी उन लोगों ने चीयर अप भी किया था। अभी नेक्स्ट मैं एक इवेंट करने वाला हूँ देवरिया में, तो ऐसे जो अच्छे होते हैं जहाँ मुझे लगता है तो वहाँ मैं परफॉर्म ज़रूर करता हूँ। जब आप ऑडियंस के बीच में जाते हैं तो फैंस की चीयरिंग आपको क्या महसूस कराती है? मैम वो फीलिंग ऐसे हम लोग स्टूडियो में गाते हैं तो पता नहीं चलता कि हमारे सामने कौन है। अपना फ्रेंडली जोन होता है, म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्डिस्ट है, राइटर बैठे हुए हैं, या एक दो लोग और भी होंगे, टेक्नीशियन वाले लोग होंगे, तो वहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ रीटेक भी होते हैं वहाँ। लेकिन आप जब मंच पे जाओ ना, जब गाने की एक लाइन गुनगुनाते हो, बहुत मुझे तो स्टेज पे बहुत नर्वस फील होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब थोड़ा सा आदमी गुनगुनाता है, जब वो लोग चीयर अप करते हैं तो मतलब
अलग ही कॉन्फिडेंस आया था। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बहुत शाई टाइप का इंसान हूँ, लेकिन मैं कैसे बोल पाता हूँ उन लोगों के सामने, कितनी सारी चीज़ें, एक कनेक्शन बन जाता है ऑडियंस के साथ। और मतलब कि वो ही रियल एक्सपीरियंस है, मतलब उसका मज़ा ही अलग है, लाइव परफॉर्म करना। एक आर्टिस्ट को हमेशा ऑडियंस के साथ तो कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। और जो सुभाष के साथ आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या आप उनमें से किसी एक का नाम लेना चाहोगे? नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ सबको कि जो भी मेरे चाहने वाले सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं, तो बहुत ही कुछ अलग ही मैं प्लान कर रहा हूँ। इसी सोच के साथ मैं दिल्ली आया हूँ, भाई से मीटिंग हुआ, लगातार बातचीत चल रही है। हाँ, तो कुछ बेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग। तो आप दिल्ली किस लिए आए थे? दिल्ली सुभाष भाई से मिलने ही आए थे, क्योंकि हम लोग की ज़्यादातर बातें फ़ोन कॉल पे होती थी। फ़ोन कॉल पे बात करना अलग होता है, फिजिकली मिल के एक दूसरे को टाइम देना, समझना। तो उन सब चीज़ों के लिए जब से हम आए हैं, हमारी भाई से इतनी बॉन्डिंग है कि हम लोग अपना घंटों घंटों बातें करे जा रहे हैं, पता ही नहीं चला कितने टाइम हो गया। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं, कुछ अलग ही कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, जैसे आज तक हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आगे भी सपोर्ट करें। हम उन लोगों के लिए कुछ बेटर ही बना रहे हैं। चलो, और आप कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा किस्सा बताओ जो आप चाहते हो कि अब दोबारा नहीं आना चाहिए मेरी लाइफ में। ज़िंदगी का मैम ये है कि लाइफ में मुझे ऐसा नहीं होता कि लोग इस बात का रिग्रेट करते हैं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ से कि लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे लाइफ वैसी नहीं चलेगी। लाइफ जैसे चल रही है वैसे आप चलिए, गो विथ फ्लो। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक। और भी ऐसी भाषाएं रही जिनमें आपने गाना गाया? भाषाएं नहीं, बस मेरा पूरा प्राइमरी फोकस मैम भोजपुरी को ही लेकर था, क्योंकि जो हम लोग थे तो भोजपुरी का रीच आप समझो कि इतना ज़्यादा है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा। इतने गाने बनते हैं, उतने पूरे अदर इंडस्ट्री के लोग बनाते ही नहीं हैं। लेकिन जब हम लोग इंजॉय करते थे भोजपुरी गाने, तो कॉलेज में हम लोग जाते, जैसे हमारा कॉलेज था बीटेक वाला VIT, तो वहाँ जैसे एनुअल फंक्शन हुआ, फेयरवेल पार्टी हुआ, तो हर कहीं हरियाणवी चल रहा है, कहीं पंजाबी चल रहा है, सब लोग बजाते थे। जो भोजपुरी की बात आती थी वो लोग नहीं चलाते थे। मुझे बड़ा वो गिल्ट फील होता था कि ऐसा क्या है, कुछ बुरा होगा, सब तो बुरा नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए तो हम लोग को मन में ये आ गया कि जब मैं काम करूँगा तो अच्छा काम करूँगा, और वो दिन लाया जाएगा कि मतलब कि स्कूल कॉलेजेस में भी जो भोजपुरी गाने हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, वो स्पेस दिया जाए। पवन सिंह और खेसारी लाल में से आपको कौन पसंद है ज़्यादा? इसमें मैं 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लूँगा। पवन सिंह जी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। खेसारी भैया के भी गाने अच्छे लगते हैं, तो पवन सिंह के मतलब फैन कह सकते हो आप मुझे। तो आप पवन सिंह जी के फैन हैं, तो कहीं खेसारी लाल जी मुझे ना बोलें कि नीलम खेसारी लाल जी क्यों पसंद नहीं है। नहीं भैया भी, खेसारी भैया भी पवन भैया के फैन है। अच्छा, तो आगे मेरा ना आपसे एक और क्वेश्चन है। जो भोजपुरी में जो लड़के और लड़कियां आना चाहते हैं, जो नए नए लड़के हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? मैं उनको एडवाइस यही दूंगा कि पहले आप जो आपका कोर है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, मान लो आप सिंगिंग करना चाहते हो, तो आप उसको सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और सीखने के बाद अब तुरंत ही ना गाने आ जाइए, आप उस माहौल में जाइए, उस एटमॉस्फेयर को समझिए, स्टूडियो में जाइए, कैसे लोग काम करते, पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। बहुत लोग जाते हैं, नए नए लड़के आते हैं, उनको कोई बता देगा पैसे लगाओगे तो हो जाएगा, तो बहुत लोग शुरू में अपने पैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो वो लोग ऐसे ना करें, उस काम को अच्छे से जानकारी के साथ, सीखने के साथ। सीखना तो सबको है, हम लोग भी आज सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं। तो सही अप्रोच के साथ थोड़ा टाइम दें, कोई शॉर्टकट ना लें। शॉर्टकट ना ले, मतलब आप ये कहना चाहते हो आजकल के बच्चों को? अगर आज भी जैसे आपके 4 दोस्तों की बॉन्डिंग बनी, तो अगर आज राज भाई आपके सामने आए, तो आपका कैसा रिएक्शन रहेगा? रिएक्शन क्या, मैं उनको कहूँगा कि जो गलतियाँ आपने जीवन में की है, अगला जीवन मिले तो गलतियाँ दोबारा मत करिए। अच्छा, चलो, हर कोई अपने लिए, अपने आप के लिए तो जीता ही है, और अपने आप को तो सही प्रूफ बनता ही है। ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप अपने अंदर सुधारना चाहेंगे? मेरे अंदर बहुत सी कमियां इंसान में होती हैं। मैं थोड़ा लोगों का कहना, मैं बहुत भोला भाला हूँ, तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को हाँ ना बोलूँ, जो हाँ लगे ना बोलना है तो मैं ना बोलूँ। ये तो खैर मैंने भी सुना था कि मैं दर्पण प्रतियोगिता पढ़ती थी, तो पहले मुझे भी ना कहना नहीं आता था। जैसे कोई अपना काम बोलता था तो मैं कहती थी हाँ कर दूंगी, हाँ कर दूंगी। फिर मैंने दर्पण प्रतियोगिता पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ी, तो उसमें बोला कि अगर आपको कोई चीज़ के लिए ना बोलना है तो हमेशा ना ही बोले, ना है तो ना है। तो हाँ, इंसान को ना बोलना तो बहुत ज़रूर आना चाहिए।
अच्छा, एक बात और मेरे को आप बताना, जैसे हर आर्टिस्ट ना एक म्यूजिक डायरेक्टर पे डिपेंड होता है, तो कितना डिपेंड होता है वो? आप मेरे को इस बात को समझाओगे थोड़ा सा डिटेल में? देखिए, जो संगीत होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, गायन है, वादन है, नृत्य है। तो तीनों चीज़ को मिला के संगीत बनता है। तो ये तीनों अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट वो लोग भी हैं, क्योंकि वो कोर होते हैं। वहीं से मान लीजिए उसका उद्गम है, कोई गाना बनता है तो उसका लोग कंपोजिशन करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। और रहा बात काम करने का, तो किसी के साथ आप शुरुआत कर रहे हो तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। उनको हमारी स्ट्रेंथ पता होती है, वीकनेस पता होती है, हमारी रेंज पता होती है, किस रेंज में ये गा रहा लड़का, कहाँ तक जाएगा, इससे और क्या करा सकते हैं। तो वो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है कि जो जिनसे आप लगातार जुड़ के आप काम कर रहे हैं। लेकिन काम सबके साथ करना चाहिए और अपने आप को हमेशा अनकंफर्ट जोन में रखना चाहिए कि एक कंफर्ट जोन में हमेशा आप रहोगे तो अब सीखने को क्या मिलेगा। एक चीज़ आप सीख गए, वही बार बार कर रहे हो, ऑडियंस को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हमेशा अपने आप को दिक्कत में डाल के रखना चाहिए। क्या आप भी, मैं आपसे एक बचपने बस का सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे हम बचपन में तो इमली भी खा लेते थे, पापड़ भी खा लेते थे, मतलब क्या आज भी आप वो छोटी छोटी चीज़ें खरीद के खाते हो? हाँ, खाते हैं। मुझे बच्चों से बहुत लगा, छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। उन लोगों के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। क्या आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री 20 साल पीछे, आपको लगता है 20 ये साल बात? मैं नहीं कहूँगा, मैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। मुझे लगता है कि 50 से 60 साल पीछे है। और वैसे भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी लगभग 60 साल की हुई है, तो वैसे भी बॉलीवुड से पीछे ही है। लेकिन हम चाहेंगे कि उसमें जो अच्छे बदलाव हैं, अच्छे कंटेंट बने, तो अच्छा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमको खुद से अपना कंपटीशन करके खुद से बेहतर बनाए, जिससे लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करें। ये बात आपने सही कही। इंसान को हमेशा ना खुद को ही बेहतर बनाना होता है। जब वो खुद से कंपटीशन कर लेता है तो वो आगे हमेशा नीचे थोड़ी दिखाना। हाँ, ये बात आपने। तो आप मेरे को एक बात और बताइए, जो भोजपुरी इंडस्ट्री, इसमें ईगो किस में सबसे ज़्यादा है? कौन सा ऐसा हीरो है या हीरोइन है जिसमें ईगो हाई लेवल की है? ऐसे तो काफ़ी लोग हैं, नाम लेने पे झूठ का कंट्रोवर्सी होगी, इन चीज़ों से हम लोग बचते हैं। लेकिन बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री में वही है कि एक छोटे परिवार से आर्टिस्ट छोटा ही होता है, तो उठ के आए हैं, स्ट्रगल किए हैं, बने हैं। तो उन लोगों में बहुत, मतलब कि जो ही बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनसे भी हम मिले हैं, बड़े प्यार से वो लोग मिले हैं, बहुत रिस्पेक्ट दिए हैं। कि इंस्टाग्राम पर वो आपसे मिला, आपका दोस्त बना, तो आपका बॉन्ड कैसा चल रहा है उसके साथ? बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, समझो कि मतलब कि कम्युनिकेशन लेवल हम लोगों की नेक्स्ट हो गई है, दोनों भाई भाई। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। अगर आप एक लाइन में, क्या आप अपने सफ़र को समराइज करोगे? एक लाइन में आप अपने सफ़र, जो जिंदगी का ये सफ़र रहा, एक सीधा साधा गांव का लड़का, फिर बीटेक करने वाला, जिसकी फैमिली का प्रेशर हमेशा यही रहा कि बिहार में ना खासकर लोगों को ना ये रहता है बच्चे पढ़े, आईएएस वाईएएस बने, और बिहार के सच में बहुत सारे बच्चे आईएएस बनते हैं और बिहार में बहुत अच्छे लोग पढ़ाई करते हैं। पर परिवार भी तो आपका यही चाहता होगा कि हमारा लड़का भी बीटेक करे, कोई अच्छा इंजीनियरिंग लेवल पढ़े, अच्छा करे और जल्दी से जॉब करने लगे। हाँ, तो मतलब आपका ये सफ़र कैसा रहा? मतलब पूरा सफ़र को आप क्या एक शब्द में बोलोगे? मैम, इसको हम स्ट्रगल तो नहीं कर सकते हैं। कई जगह हम लोग बोल देते हैं कि हमने स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि यही एक काम है जिसको काम करने में मतलब कि टाइम का पता नहीं चलता, मज़ा आता है। तो ये खुद को सुकून देने के लिए हम लोग गाते हैं। वैसे लोग नहीं कहते कि आपका ये गाना फ्लॉप हो गया, आपको कैसा लगा। हमको उससे नहीं होता है कि फ्लॉप हो गया, चाहे ये हिट भी हो गया तो हम लोग मैं बहुत ज़्यादा पार्टी में भी नहीं बिलीव करता हूँ। इतने बड़े बड़े गाने हो गए, 500 600 700 मिलियन, मैंने कभी केक नहीं काटा किसी गाने का। चलो आज सेलिब्रेट करते, इतने व्यूज हो गए, झूमते हैं, नाचते हैं, नॉर्मल ऐसे रहते हैं। क्योंकि वो काम करने मुझे मज़ा आता है, इसलिए उस काम को मैं बार बार करना चाहता हूँ। पता है सर, आपको ना मैं बताती हूँ, जो लोग ऐसे होते हैं ना जो नॉर्मल रहते हैं, आपको पता है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पर मन से ना वो साधु संत वाली फील्ड में ही आते हैं, क्योंकि आपका जो मन हो गया ना वो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, आप फिक्स हो गए, स्थिर हो गए। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है एक इंसान की। आपकी लाइफ में इतना अप डाउन आए, एकदम से आप अप गए, फिर बूम मारा, फिर थोड़ा बीच में डाउन आए आप। हाँ। तो उस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी थी? सिचुएशन मैम टफ तो थी, इतना आसान नहीं था कि अचानक से चारों तरफ आप ही के गाने चल रहे हैं, फिर अचानक से हुआ कि आपके गाने के व्यूज नहीं आ रहे हैं, जोड़ी ब्रेक हो गई है, फिर
ये इंडस्ट्री के लोगों में ट्रस्ट दिखाना कि नहीं मैं कर सकता हूँ। क्योंकि एक टाइम पे ये हो गया था कि वो राज भाई वीडियो करते हैं तभी चलता है, ये मेरे पर टैग लग गया था। अब ये टैग हटाना इतना आसान नहीं था। फिर कुछ नए लोगों को ट्राई किया, फिर वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई। फिर एक टाइम के बाद लगा, हम थे हमारे भाई अनूप, दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि सब कुछ छोड़िए, अब जीरो से स्टार्ट कीजिए। आप ये भूल जाइए कि आपका कोई गाना चला है, ये चीज़ें हुई हैं, किसी के साथ आपने काम किया था। फिर हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट करा। फिर मैं एक कंपनी के साथ, स्टार भोजपुरी के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। अच्छा। क्योंकि चीज़ें अच्छी चल नहीं रही थी, उन लोगों ने अच्छा ऑफर दिया कि आप ही वीडियो करो। बाकी ऐसा कोई नहीं कह रहा था। अच्छा। सबको लग रहा था कि राज भाई साहब वीडियो करा के लाओ, अच्छा काम करो, उसके साथ करोगे तो आपके गाने चलेंगे। नहीं तो वहाँ हम लोगों को स्पेस नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो करूँ या मैं लीड करके आऊँ उन लोगों को काम करके। और किसी को नया ले रहा था तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। एक गाने दो गाने हुए, अच्छा हुआ, फिर वो गायब हो जा रहा था। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्पेस दिया और वहाँ काम करने का मौका मिला मुझे। तो 2 सालों तक वहाँ मैंने काम किया, बहुत अच्छा उन लोगों के साथ अनुभव रहा मेरा। अब मैं खुद वीडियो वहाँ किया, लीड किया और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो फिर अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी अब आपका फेवरेट गाना आपकी जुबान पे चढ़ चुका है, कोई हंस के अलावा कौन सा गाना जो आप यहाँ गाना चाहोगे? अभी तो अभी नया ही गाना है, अभी ट्रेंड में भी वो गाना चल रहा है, काजू कतली करके गाना है। सुनाइए ना, जनता वो सुनना चाहती होंगी। गोरे गोरे देहबा कमर पतली, गोरे गोरे देहबा कमर पतली, जान हमर लागेलू तू काजू कतली, गइल बानी तोहरा पहम फिसली, जान हमर लागेलू तू काजू कतली। मुझे लगता है कि मैं हरियाणवी हूँ, पर मुझे लगता है कि भोजपुरियों के साथ रह रहे कि ना मुझे भोजपुरी आ ही जाएगी। मैं आपको सिखाऊंगा भोजपुरी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जब आपका ना डाउनफॉल आया, आपकी फैमिली क्या सोच रही थी उस वक्त? कैसे फैमिली तो किसी की भी होगी, सपोर्ट करेगी। काफ़ी सारी चीज़ें आती थी। कभी कभी वो लोग ये भी सजेस्ट करने लगते थे कि आप पढ़े लिखे हो, कहीं आप जॉब ही करने लगो। लेकिन मेरे भाई लोग हैं, अनूप हैं, विनीत, दोनों मुझसे छोटे हैं, लेकिन दोनों लोगों का ये था कि भैया पेशेंस बनाए रखिए। आर्टिस्ट होना, ये चीज़ें होना इतना आसान नहीं है, ये मौका सबको नहीं मिलता है। आपसे भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आपसे बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको क्यों चुना है, कुछ सोच के चुना हो, तो उसका आप कदर कीजिए और जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, कहाँ कमी आ रहा है उन चीज़ों पे काम कीजिए। और हमने काम किया, मुझे लग रहा है विदिन 3 मंथ हम लोग ये चला ऐसे। और फिर एक गाना आया, ले जा राजा दुल्हन बना के। वो गाना मैं आते ही 2 दिन के अंदर ही मतलब इंस्टाग्राम पे नंबर 1 ट्रेंड करने लगा ऑल ओवर इंडिया। तो फिर वहाँ से जो चीज़ें इंस्टाग्राम में काफ़ी टाइम से आ रहा था, जो सूखा चला आ रहा था, गाने नहीं चल रहे तो, और काफ़ी लोग सवाल करते थे ना, अब तो चल ही नहीं रहा, चल गया तुक्के से कुछ गाने चल गए मार्केट में, ये इतना आसान थोड़े है। तो उसके बाद फिर आप चल गए। क्या भी तरह हम लोग क्या जान रहे हैं। तो उसके बाद से वो चीज़ें बंद हुई, तब से मतलब स्मूथली और अच्छा काम हो रहा है। और जो आगे हमने प्लान किया सुभाष भाई के साथ, तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छा जाएगा, बेस्ट होगा। चलो, मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। और एक माँ भी हमेशा अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहती है। आपकी माँ का भी ये सपना पूरा हो गया, आप हमेशा आगे बढ़ें। चलो, अब थैंक यू, आप सब ने हमारे पॉडकास्ट को इतना महत्व दिया और आप सबों ने इतना सपोर्ट किया, इतना देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी।